अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल अहमद है। मैं कराची में रहता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ स्ट्रगल वाइज का और कामरान चुमरो साहब का, जिन्होंने आज यहाँ पर आके हमें इज़्ज़त से बख्शा और हमें अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो बहरहाल आज जो हम यहाँ पे आपके साथ हैं, हम बताना चाहते हैं, हम इस चीज़ पे बात करना चाहते हैं क्रिमिनल लॉ पे और जनरल एडवोकेसी पे, कि क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर आम आदमी को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारी सोसाइटी को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, और उसके अलावा जनरल एडवोकेसी और एडवोकेसी का क्या रोल है सोसाइटी में। इस वक्त वकील किस नज़र से देखा जाता है, वकील का बेसिकली काम क्या है। वकील जो है सिर्फ रोज़ी रोटी का नाम नहीं है। वकील एक इंसानियत का प्रोफेशन है, प्रोफेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। ह्यूमैनिटी पे बेस करता है और डिग्निटी हमारे वकीलों की जो है वो सोसाइटी में क्या है, इस चीज़ पे आज हम थोड़े आपके साथ बात करेंगे। मैं क्रिमिनल लॉ के हवाले से मुझे एक शेर याद आ रहा है मीर तकी मीर का, जिसने कहा था, दिल ही तो है ना संग किश्त सही, दर्द से भरना आए क्यों। क्लाइंट की दिल में भी, जब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, कोर्ट में आता है, ठीक है, तो उसका भी दिल भरा होता है, ठीक है। कानून, हम कहते हैं कि जो कानून है ना, वो बंदे हमारे लिए सिर्फ आर्गूमेंट के लिए नहीं बना हुआ है। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जो रेपुटेशन, अपनी रेस्पेक्ट हमारे हवाले करता है कि हम उसकी रेपुटेशन को बचाएं, हम उसकी रेस्पेक्ट को बचाएं, हम उसकी डिग्निटी को बचाएं। बेसिकली जैसे अभी कामरान भाई ने सवाल किया कि क्रिमिनल लॉ जो है या क्रिमिनल प्रोसीजर जो है हमारे आम सोसाइटी में लोगों के लिए समझने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। जैसे CRPC अगर एक प्रोसीजर है, ठीक है, अगर वो कानून का बैकबोन है, CRPC इज़ द बैकबोन ऑफ लॉ, तो जितना वो हमारे लिए प्रोसीजर है, अगर आम आदमी को वो समझना नहीं आए, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर की बात उसको समझ में नहीं आए, तो उसके लिए वो प्रोसीजर एक पनिशमेंट बन जाती है। प्रोसीजर हमारे लिए, ये रियलिटी है, ये रियलिटी सोसाइटी की है कि इस वक्त प्रोसीजर एक पनिशमेंट बन चुकी है। आम आदमी को, आम क्लाइंट को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि कोर्ट में हम कब जाएं, पुलिस किस मरहले में हमें अरेस्ट कर सकती है, या फिर हम जो है कोर्ट के किस स्टेज पे वकील साहब से बात करें, या फिर हम जस्टिस, हम जो है हमारे साथ कौन सी नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ अपना सोसाइटी में कौन सी अनफेयरनेस हुई है। ये सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब हमारा एडवोकेट्स का रोल सोसाइटी में पॉजिटिव होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा काम एडवोकेसी में, जब क्रिमिनल का वकील हो, उसका ये काम नहीं है कि सिर्फ आर्गूमेंट करे, सिर्फ कोर्ट में आए और कोर्ट का काम करे, बल्कि हमारा ये काम है कि हम क्लाइंट को एम्पावर करें ताकि क्लाइंट की सेटिस्फिकेशन हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसीलिए क्लाइंट जो है उसको हम इतना एम्पावर करें कि वो सोचे, उसको समझ नहीं आई चाहिए कि इंसाफ मुझे कहाँ मिलेगा, मैं क्या चीज़ डिज़र्व करता हूँ और मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। जब ये चीज़ें होगी ना, जब क्लाइंट की सेटिस्फिकेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली उनका एतमाद बहाल होगा कोर्ट पे, उनका एतमाद बहाल होगा वकील पे। तो क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसमें हमारे अब सेक्शन 54 है CRPC का, इसका तकरीबन मिसयूज़ होता है। पुलिस शक की बुनियाद पे बंदे को गिरफ्तार करके जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 54 का जब नाजायज़ एक मिसयूज़ हो रहा है, तो अब क्लाइंट जो है, आम आदमी, वकील को तो पता है कि इसमें क्या चीज़ होती है, आम आदमी को पता नहीं है, तो आम आदमी अब इसमें वो परेशान हो जाता है कि सर क्या करें। मेरे पास बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें काफ़ी क्लाइंट होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता कि हम बेल कब होगी, हम अरेस्ट हुए हैं तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो एक वकील का काम है कि क्लाइंट का काम करते साथ उनको एम्पावर भी करें, उसको इस चीज़ का अपना ये भी समझाएं कि अपना कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। आप ये चीज़ आपके राइट है, आपका ये जो है अपना लॉ है, हमारा लॉ ये कहता है कि सोसाइटी में फलां बंदे को राइट टू फेयर ट्रायल है, हर बंदे को राइट टू फेयर ट्रायल है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो बेसिकली राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आम आदमी को समझने चाहिए, तभी उनको जाके क्रिमिनल लॉ समझ आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर समझ आएगा। सवाल है कि बेल है क्या। बेल CRPC में 496 से 497 इन सेक्शंस में होती है। बेल के जो टाइप हैं, प्री अरेस्ट बेल,
पोस्ट अरेस्ट बेल और प्रोटेक्टिव बेल, जिसको हम एंटिसिपेटरी बेल भी कहते हैं, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल प्री अरेस्ट को कहते हैं। तो प्री अरेस्ट बेल तब होती है जब बंदे के ऊपर एफआईआर हो गई, ठीक है। अब जो एफआईआर के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा एफआईआर होती है। 154 की सीआरपीसी की स्टेटमेंट को हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर कहते हैं। जब एक बंदे के ऊपर एफआईआर हो गई और गिरफ्तार नहीं हुआ वो, और उनको अपना जो है वो समझ रहा है कि एट दिस स्टेज आई एम इनोसेंट, और बेलेबल ऑफेंस में बेल इज मैटर ऑफ राइट, बेलेबल ऑफेंस में। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट की प्रोविजन है, आप ग्राउंड देंगे कोर्ट को और कोर्ट आपको बेल देगी। बहरहाल प्री अरेस्ट बेल ये होता है कि आप अपनी गिरफ्तारी से पहले, अरेस्ट होने से पहले अगर आप ऑनरेबल कोर्ट में बेल फाइल करते हैं, उसको हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। जब मतलब कब गिरफ्तारी से कबल, और उसके अलावा कि पोस्ट अरेस्ट बेल जो होती है वो आप जब गिरफ्तार हो गए, पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास लेकर आई, आपको किसी पुलिस कस्टडी से जुडिशल कस्टडी जैसी किया जाएगा। जब आप जैसी होंगे, आपका रिमांड ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप जो है अपना बेल फाइल करेंगे, उसको हम कहते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल। तो जो बाकी प्रोटेक्टिव बेल है वो ये चीज़ होती है जब किसी भी बंदे को अरेस्ट होने के खदशात हों, एप्रीहेंशन हो कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं, तो उस हवाले से वो अपनी ऑनरेबल हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेगा। उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद वो अक्यूज़ या वो बंदा जो जिसको ये एप्रीहेंशन है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं, वो अपनी कंसर्न कोर्ट से अगर उसके पास ऊपर एफआईआर हो जाती है बाद में, तो वो अपनी बाकी जो है बेल का प्रोसीजर, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रोसीजर है, उसको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं, ठीक है, जैसे जिनमें हम एफआईआर करवा सकें, ठीक है, जैसे डकैती हो गई, झगड़ा हो गया, रियोटिंग, रॉबरी वगैरह, ये चीज़ें, ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जो जिसमें हम एफआईआर नहीं करवाएं, ठीक है, उनकी नौयत इतनी ना हो, जैसे सीना ऐसी गुम हो गया, ठीक है, जैसे सिंपल सी तो छोटी छोटी सी बात पे जो इस नौयत पे ना हो कि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, उस पर ट्रायल चले, उसको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। बाकी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जिसमें हम सीआरपीसी के तहत एफआईआर करवाएं, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। सर एक सिलसिला देता एक होती है एनसी जो पुलिस काटती है, एक होती है एफआईआर, तो इनमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, एनसी और एफआईआर में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। आमतौर पर हम ज़्यादातर देखते हैं, हम भाई फलां बंदे का साथ हो गया झगड़ा, मैं गया थाने पे, मैंने एनसी करवा दी, ठीक है। अब एनसी जो है वो एक रिपोर्ट होती है, खासी थाने में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट कहते हैं, ठीक है। वो कंप्लेंट करवा करके आते हैं हम थाने में कि हमारे साथ ये इशू हुआ, या मेरा सीना ऐसी गुम हो गया, या ये चीज़ हो गई। एनसी के बाद अगर पुलिस देखेगी कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो वो एफआईआर दर्ज करेगी एनसी के बाद, ठीक है। डायरेक्ट भी करती है, लेकिन एनसी के बाद देखेगी अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर होगी, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं होगा तो उसमें एनसी होगी। सर क्या पुलिस ऑफिसर विदाउट अरेस्ट जी अरेस्ट कर सकता है। यही मैंने आपको पहली बात समझे सेक्शन 54 सीआरपीसी में कि पुलिस विदाउट वारंट में अरेस्ट एनीवन, क्योंकि शक की बुनियाद पे वो अरेस्ट कर सकती है, या फिर कोई किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हो गई, पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट बंदे को अरेस्ट कर सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल ये होता है कि हमारे कोर्ट में जब एफआईआर होती है तो एफआईआर में हमेशा स्टेट वर्सेस अक्यूज होता है, ठीक है, स्टेट वर्सेस अक्यूज होता है। तो उसमें अपना जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसमें हम उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और जो आम आदमी होता है वो अपना वकील करता है, ठीक है। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, पीपी उसको कहते हैं। उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है उसको कहते हैं डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके जो अंडर काम करते हैं वो एडीपी, असिस्टेंट डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडीपीपी, ये सारी जो पोस्ट हैं ये सरकारी वकील जिसको कहते हैं। आपने लफ्ज़ सुना होगा सरकारी वकील। सरकारी वकील को हम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सरकारी वकील को कहते हैं। सर भाई का सवाल है, कामरान भाई का, कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फ़र्क है। सर ये बेसिक चीज़ें हैं समझने के लिए, ये बहुत सिमिलर लफ्ज़ होते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी क्रिमिनल लैंग्वेज, हमारी लीगल लैंग्वेज में। इन्वेस्टिगेशन वो चीज़ होती है कि एविडेंस कलेक्ट करना,
जब पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, एविडेंस पे काम करती है, इन्वेस्टिगेट करती है मामले को, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, एविडेंस और फैक्ट बनाने को। और जब जो इंक्वायरी होती है वो फैक्ट को एग्जामाइन करने को हम इंक्वायरी कहते हैं। बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट जब वो फैक्ट को एग्जामाइन करे उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि एविडेंस को कलेक्ट करना। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स टू कलेक्ट एविडेंस एंड इंक्वायरी मीन्स टू एग्जामाइन दिस फैक्ट बाय कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। उन फैक्ट के ऊपर काम करना, उन पे इंक्वायरी, उस चीज़ इंक्वायरी एक अलग हिसाब से उसको ट्रायल भी कह सकते हैं। ठीक है, जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो उसको हम इंक्वायरी भी कह सकते हैं। ट्रायल बेसिकली है ही एक इंक्वायरी, जब तक वो जजमेंट तक पहुँचे, चालान आएगा, उसके बाद अपना फाइनल इंटरिम चालान आएगा, फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी, एविडेंस हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए। ठीक है, उसके बाद जाकर ये जो है हमारा फाइनल जजमेंट तक पहुँचेंगे। इन सारी प्रोसेस को हम अगर ट्रायल कहते हैं तो इनका मकसद है कि फैक्ट को एग्जामाइन करना। इंक्वायरी हम इसको कहते हैं। कोर्ट और मैजिस्ट्रेट जब फैक्ट को एग्जामाइन करे उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। एविडेंस जब पुलिस इंक्वायरी एविडेंस के कलेक्ट करे या फैक्ट पे काम करे, जाए वारदात पे जाए, चाहे जो वक़ुआ है वो अपना उनकी जो केस प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, एविडेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और जैसे पुलिस में भी दो विंग्स होती हैं, ऑपरेशन और अपना इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों चीज़ें वो भी अपना अपना काम करती हैं। जी, नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिफरेंस बताया। बेलेबल ऑफेंस तो मैटर ऑफ राइट है। ठीक है, ट्रायल होगा अगर सेशन तो सेशन बेल देगी। ठीक है, अगर ट्रायल होगा मैजिस्ट्रेट तो मैजिस्ट्रेट जो बेल देगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर सूरत में वो बेल दे। कंडीशन पे डिपेंड करता है, केस की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है कि अगर कंडीशन से फार सपोज मर्डर का मैटर है, ठीक है, 302 का मैटर है, तो इसमें जब मैजिस्ट्रेट तो बेल नहीं देगा। इसमें हम जो है सेशन कोर्ट के पास जाएंगे, बेल फाइल करेंगे। ठीक है, और जब अपना प्री अरेस्ट बेल आपको हमेशा मैजिस्ट्रेट नहीं देगा। प्री अरेस्ट बेल आपको हमेशा ऑनरेबल सेशन कोर्ट से मिलेगी। ठीक है, और आपको जो पोस्ट अरेस्ट बेल है आपकी, वो आपकी जो है अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल होगा तो आपको फिर मैजिस्ट्रेट ही देगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ज़रूरी नहीं है हर सूरत में मैजिस्ट्रेट बेल दे। किन किन सूरत में नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। चार्ज शीट का मकसद जो है बेसिकली मुलजिम पर लगाए हुए इल्ज़ाम की तफसीलात कोर्ट को देना कि इस मुलजिम पे कौन से इल्ज़ाम आते हैं और किस ट्रायल किन चीज़ों का चलेगा। ये बेसिकली चार्ज शीट का मकसद है।